दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या भारत का लोकतंत्र पूंजी की गुलामी करने लगा है? यानी लोकतंत्र के गाजे बाजे से कहीं ज्यादा खनक और कहीं तेज आवाज इस देश में पैसों की हो चली है। और हर चुनाव के वक्त जितना पैसा उड़ाया जाता है, लुटाया जाता है, खरीद फरोख्त होती है, प्रचार होता है, उन सब के आश्रय अगर कच्चा चिट्ठा जोड़ना शुरू कीजिएगा तब एक सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा। यह पैसा जाहिर तौर पर व्हाइट मनी तो नहीं होगी, यह ब्लैक मनी होगी। और यह ब्लैक मनी अगर पॉलिटिशियंस ही खर्च कर रहे हैं तो इनके पास यह पैसा कहां से आता है? और खास तौर से अब जब सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो रास्ता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनाता हो, तो जाहिर है पैसा खर्च करने वालों की धड़कनें इस दौर में ना सिर्फ बड़ी होगी बल्कि वह पोटली भी कहीं ज्यादा तेजी से जमा कर रहे होंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर इस बात का जिक्र था कि हर सीट पर तकरीबन 100 से 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यानी तकरीबन 30,000 से 60,000 करोड़ तक का एक आंकड़ा है ये। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कहीं ज्यादा सीटें हैं, 403 सीटें हैं। और यहां प्रति सीट 100 या 200 करोड़ नहीं बल्कि एक एनालिसिस जो किया जा रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 500 करोड़ रुपए प्रति सीट पर खर्च किए जा सकते हैं। इसका मतलब है तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया। और उत्तर प्रदेश का मतलब यह है कि यहां बीते 4 बरस में संयोग से जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो अलग अलग कॉरपोरेट ने किया, इंडस्ट्रिस्टों ने किया, या फिर विदेशी निवेश जो हुआ है, उसको अगर जोड़ दीजिएगा तो वह भी 2 लाख करोड़ के ही आसपास बनेगा। यानी लगभग 4 बरस के भीतर जितना इन्वेस्टमेंट राज्य में होता है उससे कहीं ज्यादा खर्च चुनाव जीतने के लिए हो जाएगा। और यह पैसा उस इन्वेस्टमेंट का नहीं है बल्कि उससे हटकर कहां से यह पैसा आता है? क्या इस देश के एनपीए की तादाद जो बढ़ती चली जाती है, बैंकों से जो कर्ज इस देश के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रिस्ट लेते हैं, क्या उसमें जो रिटर्न ऑफ सरकार कर देती है, जो कर्ज माफी हो जाती है और बैंक अपनी बुक को ठीक करने के लिए रिटर्न ऑफ कर देते हैं और सरकार कहती है कि आप अपनी बुक से उस रकम को हटा दीजिए, लेकिन वसूल सकते हैं, तो इस दौर में वसूलिए भी। और जो रकम वसूली जाती है वो कितनी बड़ी कैसी होती है, इसका खुला नजारा पिछले दिनों विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी के जरिए जो ईडी ने कहा हमने लगभग 18,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं उनकी तमाम संपत्ति और तमाम एसेट को लेकर, और इसका आधा पैसा बैंक और केंद्र सरकार को दे दिया गया है। लेकिन सवाल है, जब जोड़ना शुरू कीजिएगा तो यह सिर्फ 18,000 करोड़ नहीं है, यह तो 30,000 करोड़ के पार की स्थिति थी। तो बाकी पैसा क्या वो रिटर्न ऑफ कर दिया गया? यह पैसा जिनके पास है तो वो पैसा किसे देंगे? हमें लगता है कि आज शुरू में आपको एक जानकारी दे दें कि 28 बरस पहले इस देश में एक वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उसमें एक नेक्सस बताया गया था कि किस तरीके से क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट का एक नेक्सस इस देश में काम करता है, जो कि ब्लैक मनी को किस रूप में जुगाड़ता है और उसका पैसे का उपयोग इस देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में किया जाता है। यह 93 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, 1993 यानी 28 बरस पहले। इस दौर में अपराधीकरण की बड़ी सफाई हुई, लेकिन राजनीति ही अपराधीकरण को अपनी व्यवस्था में जब ढाल लेगी तो फिर आपको सुनने को नहीं मिलेगा इस देश के भीतर में कोई लैंड माफिया है, कोई रियल एस्टेट माफिया है, कोई क्रिमिनल है, कोई बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, कोई चकाचौंध से जुड़ा हुआ है, कोई हवाला से जुड़ा हुआ है। ये शब्द अब आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो वोरा कमेटी की रिपोर्ट 28 बरस पहले की थी, आज की स्थिति में आते आते वो तमाम पैसा धीरे धीरे सिर्फ 2 ही हाथों में सिमटा, एक पॉलिटिशियंस, दूसरे ब्यूरोक्रेट। बाकी सारे लोग गायब हो गए जिनका जिक्र हमने आपसे किया, जो क्रिमिनल की फेरिस्त में जो माफियाज थे, जो पैसा लगाने वाले बॉलीवुड में थे, जो हवाला का माफियागिरी करते थे, जो रियल एस्टेट थे, लैंड माफिया थे, ये सब खत्म हो गए। पॉलिटिशियंस और राजनीतिक सत्ता ने ही जब सीधे तौर पर उस पूरे नेक्सस को अपने हिस्से में कर लिया तो पैसा बटा नहीं, पैसा सिमटते चला गया। इसीलिए जब एक नजर मारिएगा कि इस देश के भीतर में एनपीए को लेकर कितनी बड़ी रकम सरकार ने माफ कर दी, रिटर्न ऑफ कर दी, और वो पैसा कैसे कौन निकालेगा कोई नहीं जानता है। और ठीक इसके पैरेलल में प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की स्थिति,
और ऐसी ऐसी कंपनियों की निजीकरण जो कि मुनाफे में चलते हैं, जो सरकार को डिविडेंड देते हैं। उसमें आप कहेंगे बार बार बीपीसीएल का जिक्र करेंगे, लेकिन आज सरकार अब इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ बढ़ चुकी है। अब आप कल्पना कीजिए कि 1956 में जब एलआईसी को लाया गया तो उस वक्त सिर्फ 5 करोड़ रुपए एलआईसी को देकर शुरुआत किया गया था, और आज की तारीख में एलआईसी में जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है वह इस देश के तकरीबन 30 करोड़ पॉलिसी धारक हैं। इस एलआईसी में काम करने वाले कर्मचारियों की तादाद सीधे तौर पर 1,14,000 है। यानी इतनी बड़ी इंडस्ट्री के भीतर में लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई, जिसकी सब्सिडरी में हाउसिंग फाइनेंस है, आईडीबीआई बैंक आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आता है, एलआईसी कार्ड्स आते हैं, एलआईसी म्यूचुअल फंड आता है, एलआईसी पेंशन फंड आता है, एलआईसी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नेशन का भी है और इंटरनेशनल भी है। इतनी बड़ी तादाद में ये एक ऐसी एलआईसी की कंपनी थी जो कि भारत में कमोवेश हर 5 ईयर प्लान, हर पंचवर्षीय योजना में पैसा लगाती रही। इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते गया तो वह कहीं ना कहीं इस देश के लोग जो एलआईसी में पैसा देते थे अलग अलग माध्यमों से, उस पैसे को जमा करके इस देश में पैसा लगाया जाता था। बहुत अच्छी बात है, सरकारी कंपनी है, सरकार नहीं लगाएगी पैसा तो कौन लगाएगा वहां से, और यह लगाया गया। और आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि 1956 में जब इसकी शुरुआत हुई तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 के बीच की थी उसमें 18,400 करोड़ रुपए एलआईसी नहीं दिए। उसके बाद यह संख्या बढ़ती चली गई और बढ़ते 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 जो लास्ट 5 ईयर प्लान 2017 से 2022 का है, इसमें 28,01,483 करोड़ रुपए इस देश में उसके पैसे लगे हुए, जनता के पैसे हैं। और इसके अलावा 5% सरप्लस जो डिविडेंड दिया जाता है गवर्नमेंट को वो अलग है। आप कहेंगे वो कितना डिविडेंड दिया जाता है एलआईसी के जरिए? वह डिविडेंड जो है पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 2,698 करोड़ रुपए दिए गए। उससे ठीक पहले 2018-19 में 2,661 करोड़ रुपए दिए गए। उससे ठीक पहले 17-18 में 2,422 करोड़ रुपए दिए गए। अब यहां पर एक सवाल है कि अगर इसके 25% का आईपीओ हिस्सा लाया जाएगा जो तय है, उस आईपीओ के जरिए कहीं ना कहीं जो शेयर कैपिटल है वो प्राइवेट हाथों में जाएगा। उसके बाद टारगेट है कि फिर दोबारा 25% लेकर आएंगे। यानी धीरे धीरे वो प्राइवेट सेक्टर के पास वो पूंजी चलती चली जा रही है और इस देश की सरकार के पास वो पूंजी ना रहे, कुछ इस सोच के साथ इस आईपीओ को लाया जा रहा है। क्योंकि अभी तो 100% हिस्सेदारी इस देश की सरकार की है, यह फाइनेंस मिनिस्ट्री के मातहत आता है। लेकिन जब इसके भीतर झांकिएगा तो कितनी मुनाफेदार और कितनी बड़ी रकम इसके आईपीओ को लाने की जरूरत और प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की जरूरत क्यों आन पड़ी? पैसा चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए सरकार को? इसीलिए चाहिए क्या कि वह चुनाव में उस पैसे का उपयोग कर सके, या रिटर्न ऑफ की जो रकम होती है वो किसी को जानकारी मिल नहीं पाती।